दोस्तों स्वागत है आपका दिल्ली वाला टीचर में। आज हम दिल्ली बोर्ड का 2010 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज से हम इतिहास की रेगुलर इसमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि बुद्ध की उपस्थिति प्रतीकों द्वारा किस प्रकार दर्शाई गई, कोई दो उदाहरण दीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो बौद्ध धर्म था 100 ईस्वी के अंदर दो हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक हिस्सा बन गया था हमारा बौद्ध धर्म का हीनयान, और दूसरा जो हिस्सा था वो महायान वाला हो चुका था। अगर हम बात करें इसमें जो हीनयान वाले थे उन्होंने बुद्ध को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। जैसे अगर हम बात करें बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति था उसको हमने वृक्ष के रूप में दर्शाया है, जबकि अगर हम बात करें तो हीनयान वालों लोगों ने बुद्ध के प्रथम उपदेश को, जो कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने दिया था, उसको चक्र के रूप में दर्शाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा जा रहा है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी में कृषि में लगातार विस्तार के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें विजयनगर साम्राज्य रूल कर रहा था दक्षिण भारत के अंदर। तो इस समय तक क्या हो चुकी थी, जो कृषि व्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो चुकी थी, उसका विकास काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसमें से उत्तम किस्म के बीजों को बोने के लिए कई सारे उन्नत तरीके यूज़ किए जा रहे थे। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। सिंचाई के लिए नहरों वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा था। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे, कोई दो कारण लिखिए। दोस्तों हिल स्टेशन औपनिवेशिक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिल स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा चाय वगैरह की जो बागवानी होती थी वो अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती थी। अंग्रेज वगैरह जो लोग होते थे वो असम वगैरह जैसे पहाड़ी प्रदेशों से क्या करते थे, चाय की काफ़ी सारी फसलों का निर्यात किया करते थे पश्चिमी देशों के अंदर। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो पहाड़ी प्रदेश हैं, पहाड़ी प्रदेशों को अंग्रेज जो था काफ़ी ज़्यादा अपने हैबिटेट के रूप में देखते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज ब्रिटेन, लंदन जैसे देशों के या फिर बाहरी कंट्रीज़ के रहने वाले हैं। तो जब वो भारत आए थे तो उनको जैसे पहाड़ी प्रदेशों की अगर हम बात करें तो हिल स्टेशन वगैरह अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते थे। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किन्हीं दो तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि कृषि उत्पाद के लिए काफ़ी जितने भी किसान वगैरह थे उन्होंने बहुत सारे नए नए तरीके ढूंढ निकाले थे। बहुत सारे जो भूस्वामी होते हैं या मध्य श्रेणी के जो किसान होते हैं वो इस समय तक अस्तित्व में आ चुके थे। इन्होंने क्या करा था कि सिंचाई के लिए तालाबों का, कुओं का और झीलों वगैरह का निर्माण करवाया। तो सिंचाई व्यवस्था को इन्होंने सुधारा था। ये पहला इन्होंने तरीका खोज निकाला था। और दूसरा तरीका क्या है कि इस समय इन्होंने क्या करा था कि कृषि उत्पादन के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के बीजों और खादों का भी क्या करा, प्रयोग करा, जिस वजह से जो खेती थी उसके उत्पादन में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। और इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारी फलों का, सब्जियों का बहुत ज़्यादा जो उत्पादन था उसको क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि इतिहासकारों ने महाभारत की विषय वस्तु तथा भाषा का वर्गीकरण किस आधार पर किया। दोस्तों अगर इसका उत्तर आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो इस आंसर से उसका आंसर बिल्कुल ही अलग है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका आंसर बताया गया है कि जो महाभारत है उसकी विषय वस्तु दो भागों में बांटी गई है। एक है कथानात्मक और एक है आख्यानात्मक। महाभारत में जितनी भी कथाएं आती हैं, जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, ये कहानी वाला जो पार्ट है वो महाभारत की कहानी आती है आख्यानात्मक वाले हिस्से में। और महाभारत का ही एक हिस्सा है भगवद गीता के रूप में, आप सभी ने सुना ही होगा। तो जो भगवद गीता जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखते हैं, तो वाला पार्ट कहलाता है उपदेशात्मक पार्ट, क्योंकि वो पूरा का पूरा उपदेश पर आधारित है। अगर हम बात करें महाभारत के भाषा की, तो महाभारत तो वैसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारे जो लेखक आए या फिर जो नए नए ऑथर्स आए। प्रश्न संख्या 6। अल बिरूनी के जाति व्यवस्था संबंधित विवरणों की व्याख्या कीजिए। यानी अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था पर क्या क्या टिप्पणियां की, क्या क्या कमेंट्स किए, उसको बताना है हमें। तो इसका आंसर देखो क्या है कि जो अल बिरूनी था उसने जाति व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बताया समाज के लिए। अल बिरूनी का मानना था कि जो जाति व्यवस्था है यह समाज को खोखला बना रही है, क्योंकि दोस्तों ब्राह्मणों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो एक दूसरे से बिल्कुल असमान और एकता को तोड़ने वाली थी। इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हिरार्कीज बनाई गई, जिसमें जो ब्राह्मण थे ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, जिनका काम केवल वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ वगैरह करना इनका काम हुआ करता था, जिसमें वो पूजा और दान वगैरह कर सकते थे। अगर हम बात करें क्षत्रियों की, तो ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। जो उनका जो कंधे वाला जो पार्ट होता है, भुजा वाला पार्ट होता है ब्रह्मा का, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। और ब्राह्मण के अकॉर्डिंग जो क्षत्रिय थे उनका जो काम था वो केवल राजपाट करना, सुरक्षा को देखना, उसके अलावा युद्ध वगैरह ही करना इनका क्या था, काम था। साथ ही क्षत्रिय भी यज्ञोपवीत यानी कि यज्ञ वगैरह करवा सकते थे। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो अगला जो हिरार्की है वो है वैश्यों की।
ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघों से हुई थी। वैश्यों को धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनका काम केवल खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना ही था। उसके बाद जो शूद्र, जो ब्राह्मणों ने जो चौथी कैटेगरी बनाई, तो शूद्रों की जो उत्पत्ति है ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग ब्रह्मा के चरणों से हुई थी, उनके पैरों वाले पार्ट से हुई थी। और जो शूद्र हुआ करते थे ये बाकी के 3 वर्णों की सेवा वगैरह किया करते थे। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।